हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। मेरे दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा मेरे भाई अग्निवीरों के लिए रहेगा, और जिसमें आपकी जो अग्निवीर के बच्चे हैं जीडी और एनए वाले, बड़ी शानदार धांसू तरीके से हम साइंस कराने वाले हैं आपके लिए। और जो मेरा भाई आपका इस चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा जिम्मा साइंस का हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप पूरी की पूरी साइंस हम आपको कराने वाले हैं भाई साहब, जो आपके किसमें अग्निवीर के अंदर आने वाली है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। साइंस का सेशन चला हुआ है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्तों। बिजली के जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस होगी? ऑप्शन है ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड आर्गन है, या फिर नियोन। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखना बेटा, जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर गैस होती है आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है बेटा, आर्गन गैस होती है। ठीक है जी, ये एक कैसी गैस होती है? इनर्ट गैस होती है। कौन सी होती है? इनर्ट गैस होती है। नियोन भी इनर्ट गैस होती है, ध्यान रखना। ठीक है जी। और बेटा आपका ऑक्सीजन होता है O2, ये आपका कौन सा है? एक्टिव गैस होती है। इसका मतलब किसी के साथ रिएक्शन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। मेरा CO2 होता है दोस्तों, क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है जी बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना भाई, आपका जो क्या होता है बेकिंग सोडा, जल्दी से कमेंट करके बता दिए। एक तो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, एक तो ये होता है, और एक होता है आपका NaHCO3। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब क्या होगा? बेकिंग सोडा, जल्दी से बताइए बेकिंग सोडा। ठीक है, तो क्या होगा आपका? क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? इथेनॉल जो होता है मेरे दोस्तों, ये आपकी शराब होती है। शराब को हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है बच्चों? C2H5OH होता है। तो ध्यान रखना, जब ज्यादा मात्रा में आप शराब का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी प्रभावित होंगी, फेफड़े प्रभावित होंगे, हृदय प्रभावित होता है, या लीवर। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, आपका क्या प्रभावित होगा? लीवर होगा। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका जो लीवर होता है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स भी होती है। इसका मतलब ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है लीवर। इसमें जो वेट होता है दोस्तों, वो लगभग कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। मेरे दोस्तों, जो अग्निवीर के मेरे भाई हैं, वो अपनी एक फेयर कॉपी बना लें, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ सारे के सारे राइट डाउन करते चलें भाई। ठीक है जी, जब आपका एग्जाम होगा आप क्विक रिवीजन लेंगे उनसे। ठीक है जी। देखिए किडनी जो होती है, किडनी आपके शरीर के अंदर कितनी संख्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। किडनी जो होती है संख्या कितनी होती है? आपका दो संख्या होती है सर जी। और किडनी की छोटी इकाई का नाम क्या होता है? इसमें छोटी इकाई होती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन भाई साहब, किडनी की छोटी इकाई। लंग्स, लंग्स का कार्य क्या होता है दोस्तों? लंग्स का काम क्या होता है? आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिलाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम होता है। आपका हृदय होता है, कमेंट करके बताइए हृदय का वेट कितना होता है दोस्तों। तो ये होता है कितना? हृदय का वेट 280 से 300 ग्राम। कितना होता है? हृदय का वेट 280 से 300 ग्राम। यकृत का वेट 1.5 kg होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। तो डीएनए में ऐसा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कौन सी इकाई है ग्लूकोज की? सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, या डीऑक्सीराइबोज है? जल्दी से बताइए मेरे भाइयों। वेरी गुड, शानदार। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए, तो ध्यान रखना, डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, यहीं से निकला है। तो देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबोज। क्या है इसका आंसर? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है जी। डीएनए, डीएनए के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? जेम्स वॉटसन, हम कह सकते हैं वॉटसन है। और कौन है मेरे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन है। वॉटसन है, और वॉटसन एंड कौन है दोस्तों? ऑर्थर अर्ग। ठीक है जी, ऑर्थर अर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, या फिर कार्बन पाया जाता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व उसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों में आपका क्या पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है आपका कौन सा? हड्डी में पाया जाता है आपका दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है जी, कार्बन भी पाया जाएगा, ध्यान रखें भाई। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो प्योर गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? प्योर गोल्ड तो 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, 18 कैरेट का, 32 कैरेट का? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों। वेरी गुड, शानदार, जय हिंद जय भारत। जल्दी से वेरी गुड। तो दोस्तों जो आपका शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है मेरे भाइयों। ध्यान रखना, आपका जब 22 कैरेट आएगा तो उस 22 कैरेट के क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। आपको पता होगा मेरे भाइयों, जो आपका 24 कैरेट होता है ये आपका जो सोना होता है ये नरम अवस्था में होता है। इसको सॉलिड बनाने के लिए उसमें तांबे की मात्रा मिलाई जाती है, तो ध्यान रखें। तो 22 कैरेट के आभूषण बनाएंगे, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखें बच्चों। ठीक है जी, प्योर गोल्ड। चलिए, गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? AU। क्या होता है? AU, गोल्ड। ठीक है जी, गोल्ड सोना जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। जो तारपीन का तेल होता है वो किस लकड़ी से निकाला जाता है? बेटा यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है जी, अपने दोस्तों के पास भेजें। जो आपका भाई इस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, अग्निवीर है जो बच्चा, उसके पास भेजते रहे भाई। ठीक है जी। चलिए, तो तारपीन का तेल निम्नलिखित किस लकड़ी से प्राप्त होता है? जनीटम से, पाइन से, माइकास से, या फिर सीरस से? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, जो आपका तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? पाइन की लकड़ी से। किससे प्राप्त किया जाता है? पाइन की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, लैक्टिक अम्ल मतलब लैक्टिक एसिड जो होता है किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा? अंगूर में, दूध में, गाजर में, या सिरका में? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है? दूध में। यहाँ दूध कह दे, छाय कह दे, ठीक है जी, दही कह दे। ठीक है जी, तो दूध, छाय, दही सभी में क्या पता लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से क्या महसूस होती है दोस्तों? थकान महसूस होती है। ठीक है जी, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? थकान महसूस होती है मेरे बच्चों। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछने लगे जो अंगूर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? कमेंट करके बताइए। अंगूर में होता है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आपका टार्ट्रिक एसिड होता है वो किसमें होता है? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो किसमें होता है दोस्तों? वो होता है आपका अंगूर में। और आपसे पूछने लगे सिरका में, तो सिरका में होता है एसिट्रिक अम्ल जो होता है, एसिट्रिक अम्ल। वो किसमें होता है? एसिटिक अम्ल दोस्तों वो होता है आपका सिरके के अंदर। ठीक है जी, गाजर के अंदर कोई अम्ल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान बताइए। 7.8 होगा, 7.4 होगा, 6.6 होगा, 7 पॉइंट होगा, 0 होगा? जल्दी से बताइए। मनुष्य के रक्त का पीएच मान, पीएच जो होता है, पीएच, पीएच को बोलते हैं भाई साहब पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है भाई साहब। तो देखिए ध्यान रखना, मनुष्य का पीएच मान जो होता है रक्त का वो होता है 7.4। यदि 7.4 है तो इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय है। कैसा है दोस्तों? क्षारीय है। इसका मतलब ये बेस है। बेस को बोलते हैं क्षार। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? तीखा होता है। या हम कह सकते हैं भाई साहब कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, कड़वे होते हैं। 7.4 है क्योंकि 7 से पीएच वैल्यू 7 से ऊपर चली जाती है क्षार हो जाता है, 7 से नीचे क्या होता है? अम्ल मतलब एसिड होते हैं। और यदि पीएच वैल्यू 7 रहे तो क्या होगा दोस्तों? वो रहता है आपका उदासीन मतलब न्यूट्रल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? अस्पतालों में जो सांस लेते हैं, सिलेंडर जो लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाते हैं, तो वो कहना चाह रहा है ऑक्सीजन तो होती है सिलेंडर के अंदर नलियों में, परंतु और दूसरी कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या फिर आपका कौन सी होगी? आपका हीलियम होगी, या फिर आपका कौन सी होगी? आर्गन गैस होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों। वेरी गुड, शानदार। तो ध्यान रखना, जो अस्पतालों में होती है आपका सिलेंडर, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, प्लस में क्या होता है? हीलियम गैस होती है। और हीलियम गैस जो होती है ये हल्की होती है। क्या होती है? सबसे
सबसे हल्की गैस भी होती है, सबसे हल्की गैस भी होती है मेरे भाइयों। कौन सी? आपकी जो होती है हीलियम गैस, ठीक है जी। आर्गन गैस मैंने बताया था किसमें भाई, बल्ब के अंदर भरी जाती है, बल्ब के अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट? 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होता है दोस्तों, ध्यान रखें भाई, ठीक है जी। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%, आर्गन जो होता है, आर्गन किसके अंदर भरी जाती है? बल्ब के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी जो है वो क्या है? एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है? जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई दोस्तों। तो ध्यान रखना, विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है आपका? एक कैसा है? एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, किसका? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, जो होता है क्या चीज आपका? आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एसिटिक एसिड जो होता है ये होता है भाई साहब आपका सिरका, सिरका एंड अचार, किसमें होता है दोस्तों? सिरका और अचार में होता है, ठीक है जी। उसके बाद सिट्रिक होता है, ये होता है भाई साहब आपका नींबू, संतरा, ठीक है जी, नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी, ठीक है जी, मौसमी जो होती हैं, इन सभी के अंदर कौन सा होता है दोस्तों? उनके अंदर आपका क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। वो सिट कितना खट्टा है। और लैक्टिक एसिड जो होता है मैंने बताया था, आपका दूध के अंदर होगा, दही के अंदर होगा, ठीक है जी, चाय के अंदर होगा, इसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है जी दोस्तों। तो ध्यान रखें, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12। मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र पर कड़वाहट की संवेदना महसूस होती है? तो मनुष्य का जो जीव का भाग होता है, कौन सा भाग है जो इसकी कड़वाहटता की महसूस करता है? जो बिटर भाग को नोट करेगा। अगले वाला भाग, किनारों वाला पर, मध्य भाग, या पिछला भाग? भाग देखिए, समझिए थोड़ा सा। आपके ऐसे जीव होती है, तो जो आपका फ्रंटल पार्ट होता है, ठीक है, ये साइड वाले भाग होते हैं, ठीक है, ये पिछला वाला भाग होता है। तो साइड जो होता है, साइड वाला पश्च भाग जो होता है, ये आपका करता है जी खट्टा। क्या महसूस करेगा? खट्टा। जो आपका सौर जो होता है इसको महसूस करता है। अगला वाला भाग जो होता है ये करता है आपका मीठा, ठीक है जी, क्या करता है? मीठा और नमकीन, ठीक है जी, मीठा और नमकीन करेगा। और ये वाला भाग जो होता है ये करता है डिनोट क्या चीज? बिटर, मतलब कि कड़वा। क्या करता है? कड़वे वाले भाग को। तो आप देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, बिटर करेगा जो, तो वो कौन सा होता है? यही होता है, ठीक है जी, बिटर। तो कड़वा वाला भाग है तो कौन सा होगा? पिछला वाला भाग जो होगा, ये किसको पहचान करेगा? कड़वाहट की पहचान करता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई बच्चों। यहाँ वाला भाग होता है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्या होता है? ये नमकीन वाले भाग को नोट करेगा, इसमें मीठा मैंने आगे हो गया, जैसे टची होते हैं, तो ये क्या होता है? क्योंकि बर्ड्स होती है इस पर, है ना, पैपली और बर्ड्स होती है जीभ के ऊपर, ध्यान रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है, आपने देखा होगा जी। चलिए, तो ध्यान रखना, कड़वाहट को कौन सा करेगा? पिछला वाला भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जल्दी से बताइए, मनुष्य का जो हृदय होगा 1 मिनट में कितनी धड़कन लेता है भाई साहब? 82 बार, 90 बार, 72 बार, या 92 बार? सभी को पता होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, एक नॉर्मल मनुष्य होगा, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी होती है? 72 बार, मतलब कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है? 72 बार। देखिए ध्यान रखना, एक धड़कन जो होता है, एक धड़कन में, एक धड़कन में जो समय लगता है वो लगता है भाई साहब आपका 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है। इसमें होता है सुकड़ना, एक तो होता है सुकड़ना हृदय का, और एक होता है फैलना मेरे बच्चों, ठीक है जी, फैलना सुकड़ना, सिस्टोल डायस्टोल होते हैं। तो ध्यान रखना, एक होता है सुकड़ना और फैलना। फैलने में लेता है आपका 0.5 सेकेंड, और सुकड़ने में लेता है 0.3 सेकेंड। तो कितना होता है? 0.8 सेकेंड, एक धड़कन बन जाती है, ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें भाई। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। छोटा बच्चा होता है उसकी जो हार्ट बीट जो होती है वो क्या होती है? वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वृद्धावस्था में क्या हो जाती है? वो ज़्यादा होने लगती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, वसा या प्लाज्मा? जल्दी से बताइए, क्या पाया जाएगा? वेरी गुड, शानदार, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई, नमस्कार जी। देखिए, तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, 60-65% के आसपास क्या पाया जाता है? आपके शरीर में पानी पाया जाता है, प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या चीज को नियंत्रण करेगा? थायराइड में आयोडीन की मात्रा को, थायराइड ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, गले के अंदर पाई जाती है, उसमें आयोडीन की मात्रा को, रक्त में लोहे की मात्रा को, मतलब जो ब्लड होता है उसमें आयरन की मात्रा को, रक्त में शर्करा की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, और रक्त में यूरिया की मात्रा को। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों,
इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ये आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को करता नियंत्रित करता है। आपको पता होगा इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है, जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है, आपका होता है मधुमेह। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज एक डिसीज होती है, ये आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। ठीक है जी। इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है वो किससे निकलता है, अग्नाशय से। किससे निकलता है दोस्तों, अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं भाई साहब पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला तत्व कौन सा है। जब आप प्याज काटते हो तो देखा होगा ना, कभी कभी आपके आंखों में आंसू आने लगता है, मोस्टली सभी के आने लगते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो कार्बन की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण, सल्फर की उपस्थिति के कारण, या फिर हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना, प्याज काटते समय आंखों में जो आंसू आते हैं वो भाई साहब किसकी वजह से आते हैं, सल्फर की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, सल्फर की वजह से आपकी आंखों में क्या आते हैं, आंसू आते हैं, जब आप क्या काटते हो, प्याज काटते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। ठीक है जी, कितना चार्ज होगा ये आप जल्दी से बता दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन 1 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन सेकंड -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन थर्ड -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -29 कूलम। और फोर्थ है -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -32 कूलम। ठीक है जी बच्चों, जल्दी से बताइए भाई साहब। भाई साहब लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे प्रत्येक दिन भाई साहब बच्चों। तो देखिए, तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये होता है दोस्तों -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आपको पता एक आवेश की वैल्यू भी होती है Q इक्वल टू NE, इससे आपको निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ आवेश जो निकाला जाते हैं। ठीक है जी, तो टोटल आवेश या चार्ज निकाला जाता है। क्यू आपका आवेश होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। ये होता है आपका माइनस, तो ये हो गया, यदि प्लस का है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कूलम, तो ये होता है दोस्तों प्रोटॉन का। किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। ठीक है जी, प्रोटॉन का, जिसको हम P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, और आपका न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है। एक रोग होता है, रिकेट्स बीमारी होती है। कौन सी होती है, रिकेट्स। और किससे होती है, विटामिन डी की कमी से। तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, आपका त्वचा प्रभावित होगी, हड्डी प्रभावित होगी, बाल प्रभावित होंगे, या रक्त प्रभावित होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दिए मेरे बच्चों, क्या प्रभावित होगा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग में, रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, मजा। देखिए, तो ध्यान रखना, आपकी हड्डियां जो होती हैं वो आपके विटामिन डी की कमी से क्या होती है, प्रभावित होती हैं। रिकेट्स बीमारी जो होती है, एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, एक रिकेट्स बीमारी भी होती है। किससे संबंधित होती है, हड्डियों से संबंधित ही बीमारी होती है, जिसमें आपके किसमें कैल्शियम की कमी होने लगती है। और आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में आपके छेद होने लगते हैं। ठीक है जी, हड्डियों के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा शानदार। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो पौधे के किस भाग को केसर बनाते हैं, आपने मार्केट में मिलता होगा केसर, आपने देखा होगा, दूध में डालकर पीते हैं उसको। हाँ, आजकल जो लड्डू होते हैं उसमें केसर के लड्डू आते हैं, केसर की आपकी मिठाई भी आती है। तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बाह्यदल को, पंखुड़ियों को, वर्तिका या वर्तिकाग्र को, या फिर पुंकेसर को, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, जो आपका केसर प्राप्त किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, वर्तिका या वर्तिकाग्र से आपका प्राप्त किया जाता है। क्या चीज दोस्तों, केसर प्राप्त किया जाता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसे खुरपका रोग हो जाता है। इसका मतलब खुरपका मतलब आप कंफ्यूज नहीं होता है, क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो क्या होता है, जो पशु होते हैं उनके जो पैर होते हैं नीचे, खुर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, फंगी की वजह से क्या होने लगता है, उसमें आपके कीड़े पड़ने लगते हैं। ठीक है जी, वो सड़ जाते हैं। तो खुरपका रोग होता है, किस किस में होगा ये, गाय में होगा, भैंस में होगा, भेड़ में होगा, बकरी में होगा, ये सभी होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी के अंदर होता है खुरपका रोग, होता है गाय में भी, भैंस में भी, भेड़ में और बकरी में। मेरे दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। विटामिन बी की कमी से होने विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए। बड़ा ये तो आसान सा सिंपल सा भी क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन बी की कमी से सकर्वी होगा, रेबीज होगा, रिकेट्स होगा, बेरी। जल्दी से बताइए क्या होगा। शानदार, वेरी गुड। क्या होगा दोस्तों, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा होगा, बेरी। देखिए बेटा, सकर्वी जो होता है ये होता है विटामिन सी की वजह से, रेबीज तो अलग से बीमारी है, रिकेट्स जो होगा
ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है जी, रिकेट्स हो गया आपका, कौन सा हो गया, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी आपके विटामिन बी की वजह से होता है, ये B1 होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 22 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तरंग दैर्घ्य को दोस्तों बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है जी, सबसे ज्यादा वेव लेंथ किसकी होती है। वेव लेंथ होता है भाई साहब, देखिए आपके मैं सामने बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो एक वेव चलती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चल रही है, तो यहाँ से जाना और यहाँ तक, ये एक वेव होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये एक वेव की लेंथ होती है, उसको हम लैम्डा से नोट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये ऊपर गई है ना, फिर दोबारा से नीचे आती है, यहाँ जाकर के एक वेव होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाते हैं, फिर यहाँ रुकती है, फिर एक वेव होती है, ऐसे चल के प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, ध्यान रखना, ये वेव यहाँ से लेकर यहाँ की वेव की लेंथ होती है। तो कह रहा है कि भाई साहब विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे ज्यादा वेव तरंग दैर्घ्य किसका होता है, पराबैंगनी किरणों का, रेडियो तरंगों का, एक्स किरणों का, या फिर अवरक्त किरणों का। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है रेडियो तरंगों को। रेडियो वेव्स जो होती हैं दोस्तों, कौन सी होती हैं, आपकी रेडियो वेव्स जो होती हैं दोस्तों, उनका क्या, उनका रेडियो वेव्स जो होती है उनका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना, परंतु इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम। ठीक है जी, आवृत्ति सबसे कम होगी, परंतु जो आपका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है इनका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। परंतु आपसे पूछने लगे सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो आपने सुना होगा आपका जो आपकी भेदन क्षमता होती है, कौन सी वेव्स होती है, जल्दी से बताइए। अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ठीक है, तो आपके सामने अब लिखता हूं मैं, जो आपकी गामा रेज होती है, गामा किरणें, गामा किरणों का जो वेवलेंथ होता है इनका सबसे कम होता है, परंतु रेडियो तरंगों का वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा। परंतु गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, परंतु रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखें। तो इसमें कहते हैं कि भाई साहब जो आपका क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के, किसके, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, यदि फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23। CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्यादातर कहाँ उपयोग में लाया जाता है। देखिए भाई, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ उपयोग में लाया जाता है, कहाँ उपयोग होता है, माइक्रो ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, धुलाई मशीन में, या सूर्य हीटर में, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये किसमें होता है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कह दो, या आप AC कह दो, या आपका वाटर कूलर कह दो। ठीक है जी, जो आपके वाटर कूलर होते हैं, वाटर कूलर कह दो, AC कह दो, इन सभी के अंदर कौन सी होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का निकलना होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखें भाई साहब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है भाई साहब, ये आपका क्या करती है, जो आपकी ओजोन, ओजोन लेयर को क्या करती है भाई साहब, ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर का डिप्लेशन करती है, ओजोन लेयर का क्षरण करती है, क्षरण। ठीक है जी, खत्म करती है, तोड़ती है, कौन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विशेष तौर पर सबसे ज्यादा यही हानि पहुंचाती है ओजोन लेयर को। ओजोन का फॉर्मूला आता है O3, O3 का खोजकर्ता जो है भाई साहब वो कौन है, मतलब आप बता दीजिए, या फिर हम किससे मापते हैं, इसको मापते हैं डॉब्सन से। किससे मापा जाता है, ओजोन को किससे मापा जाता है, डॉब्सन से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहे भाई साहब, आपका एक कार्य है मोटिवेशन देने का काम करता है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे भाई साहब आपकी एक्टिव वाली गैस जो है, या फिर हम कह सकते हैं धातु कौन सी है, गैस नहीं, धातु कौन सी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं मेटल। सबसे एक्टिव मेटल का नाम बताना है, तो सोडियम होता है वो कैल्शियम होता है, ठीक है, वो आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जल्दी से बताइए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे एक्टिव जो मेटल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है जी, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, पोटेशियम होता है। कौन सा होता है, पोटेशियम। ठीक है जी, पोटेशियम होता है जो क्या होता है भाई साहब आपका एक्टिव होता है। किस में रखा जाता है भाई साहब, इसको डुबो करके, जल्दी से बताइए, मिट्टी के तेल में या फिर आपका पानी के अंदर, पोटेशियम को जल्दी से कमेंट कर बताना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। कोयला में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, जो कोयला होता है आपका उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, कोयले में सबसे ज्यादा क्या होता है, शामिल होता है, कार्बन होता है दोस्तों। क्या होता है, कार्बन। आपको पता है कोयले की जो किस्म होती है, आपने सुना होगा, एक कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, ठीक है जी, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, ठीक है जी, बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस। एक होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट होता है मेरे बच्चों। एक आपका क्या होता है, पीट कोयला होता है,
तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये सारे कोयला जो डिफरेंस किया गया है ये कार्बन की मात्रा पर करते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो होती है वो होती है इसके अंदर, बताते हैं भाई साहब, आपका 90 से 95% जो कार्बन की मात्रा होती है वो एंथ्रासाइट में होती है। और पीट कोयला में हम कह सकते हैं 20 से 25%, 25% क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे कुछ कोटि का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट है, कुछ कोटि का सबसे, और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। कौन सा होता है, पीट कोयला। तो दोस्तों ठीक है, तो कोयले में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है भाई साहब, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन पर डिपेंड करते हैं। इसमें कार्बन कितना है, इसमें कार्बन है दोस्तों कितना, 90 से 95%। इसमें कार्बन कितना बताया है, इसमें कार्बन होता है दोस्तों 20 से 25%। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा। ऊर्जा उत्पादक मतलब ऊर्जा देने वाला, रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाला, पाचन करने में सहायता करना है, शरीर का निर्माण करना। सभी को पता होगा दोस्तों, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है दोस्तों शरीर का निर्माता या बॉडी बिल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना, बॉडी बिल्डर ऑफ द बॉडी, या मनुष्य के शरीर का जो निर्माता हम कह सकते हैं, निर्माण करने वाला जो होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, प्रोटीन कहते हैं भाई। 15% जो भाग होता है, 15% बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से। किससे बनी होती है, प्रोटीन से। मनुष्य का शरीर 15% प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है प्रोटीन की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है भाई साहब क्या, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमीनो अम्ल होती है दोस्तों। क्या होता है आपका, क्या होता है, अमीनो, क्या होता है मेरे बच्चों, अमीनो, अमीनो अम्ल। ठीक है जी, अमीनो एसिड होता है। और ये अमीनो एसिड की संख्या होती है 20, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना भाई। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है भाई साहब, बर्जेलियस। कौन है, बर्जेलियस। प्रोटीन खोजकर्ता कौन है, बर्जेलियस। ठीक है, बर्जिश करनी है प्रोटीन खा करके। शरीर का निर्माता जो होता है वो उसको किसको कहा जाता है, प्रोटीन को, या बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब टीकाकरण के द्वारा इसमें से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपको टीका लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, तो चेचक के द्वारा, मधुमेह को, या फिर पोलियो को, या फिर काली खांसी को। टीकाकरण के माध्यम से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चेचक को, मधुमेह को, पोलियो को, या काली खांसी को। तो ध्यान रखना वैसा, चेचक के टीके लगते हैं, पोलियो को तो लगते लगते हैं वैसा, काली खांसी के लगते हैं। तो ध्यान रखना वो होता है आपका मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह को डायबिटीज, या फिर हम कह सकते हैं शुगर भी हम कह सकते हैं। ध्यान रखना, मधुमेह जो रोग होता है उसमें क्या होता है आपका, टीकाकरण नहीं किया जाता है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मनुष्य के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाइयों। तो जल्दी से बता दीजिए कितना टेम्परेचर होगा नॉर्मल टेम्परेचर। 43 डिग्री सेल्सियस होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है जी, तो ध्यान रखें भाई, मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है पैमाने कई कई होते हैं। यदि सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और यदि आप किस में मापेंगे, केल्विन में, तो 310 केल्विन होता है। ये मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है। यदि आपने पैमाना सेल्सियस में रखा तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल। और यदि आपका फ़ारेनहाइट आपके पास है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और केल्विन वाला है तो 310 केल्विन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दीज आर इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट हम कह सकते हैं, या फिर हम एक दूसरे के क्या है, विपरीत नहीं कह सकते, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी, इक्वल है ना, एक दूसरे के क्या है, अब इक्वल है। सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी, और केल्विन भी। कौन सा, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 310 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। तो मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। बच्चा आपने देखा होगा केला के गोदाम के अंदर केला को कच्चा लाया जाता है, और उसके बाद वहां पर कुछ समय के बाद 2 दिन या 3 दिन के अंदर वो केला पक जाता है। किस कारण पकता है, उसमें गैस छोड़ी जाती है, एक पाउडर वगैरह होता है। तो ध्यान रखो कौन सी गैस होती है। तो गैस को पकाने के लिए कौन सी गैस होती है भाई साहब, फलों को पकाने के लिए मीथेन होती है, एथेन होती है, एथिलीन होती है, ब्यूटेन होती है। जल्दी से बताइए, फलों को पकाने के लिए, जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस होती है भाई। तो ध्यान रखना वो कौन सी होती है, एथिलीन। कौन सा होता है दोस्तों, एथिलीन आपकी गैस होती है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, सभी के पेपर में आएगा भाई। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। भोपाल त्रासदी कांड जब हुआ था तो उसमें गैस का रिसाव हुआ था, वो कौन सी गैस है भाई जिससे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो फॉस्जीन की गैस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, या फिर क्लोरीन थी। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। ठीक है जी, तो ध्यान रखना वो कौन सा होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ही क्या होता है भाई साहब, भोपाल के अंदर एक गैस त्रासदी कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है जी, तो लगभग भाई साहब हमने कितने 30 क्वेश्चन किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, और आपको बिल्कुल हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब अपने दोस्तों के पास,
अपने मित्रों के पास इसको वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपके लिए प्रत्येक दिन हम ऐसे क्लास लेके आएंगे। यही नहीं, हम भाई साहब आपके लिए एनए के लिए, कलर की, ठीक है, ट्रेड्समैन की, सभी की क्लासेस आपके लिए, साइंस की क्लासेस लेके आएंगे। चलते हैं, कल क्लास आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।